नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 88। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम तय करने की कवायद में अब जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया दोनों ही बड़े दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं। सिद्धरमैया अपनी दावेदारी के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। डीके शिवकुमार को दिल्ली आना था, लेकिन कुछ देर पहले खबर आई कि वो अब दिल्ली नहीं आ रहे हैं। और एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पेट में तकलीफ है। बगावत का सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मेरे चरित्र पे नहीं है। तुम्हारे सहयोगी सुनील प्रभु ने उनसे बात की है। डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के 136 विधायकों के समर्थन के दावे पर कहा है, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं एक अंश इस बातचीत का। There's been a secret ballot and Mr. Siddaramaiah says that he's got the majority. How do you respond to that? I wish him all the best. Good luck. I don't know what the secrecy is. I don't know. I'm sitting at Bangalore, doing my regular home birthday responsibilities, meeting people. I've been called to Delhi, but some small offers what I had to see. We should have a basic courtesy that who has helped us, gratitude in life. I believe who has helped them, who had helped me to get this number, the courage, the strength, all I have got some Almighty. I had to go today, offer my prayers and I'll come back. He has guided me some more responsibility, so I have to first finish that job, then I'll proceed. और हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ मौजूद है। निहाल, तो आप बताइए, आंकलन आपका क्या है? ये खींचतान कहाँ पहुंची और खासतौर से अब जो डीके शिवकुमार ने एनडीटीवी से बातचीत की है उसको सुनकर क्या आभास? बहुत ही साफ संकेत है कि गतिरोध बरकरार है। मुख्यमंत्री कौन होगा, दोनों ही तरफ से दबाव बन रहा है, यानी पार्टी आला कमान की तरफ से भी और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार भी पूरा दबाव बनाए हुए हैं पार्टी आला कमान पर, यह कहते हुए कि उनकी दावेदारी मजबूत है और पक्की है। बार बार डीके शिवकुमार और उनका खेमा यह कह रहा है कि 1999 में एसएम कृष्णा 133 सीट जीते थे, 132 से 133 सीट, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार बहुत ही अलग ढंग के हालात थे और इसमें 135 सीटें डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीती है। ऐसे में वो प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के, ऐसे में उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। वहीं डीके शिवकुमार के खेमे का ये भी कहना है, जब उनके एक महासचिव हैं मिलिंद धर्मसेन, जब उनसे हमने बात किया, बहुत नज़दीक है डीके के, तो उनका यह कहना था कि सिद्धरमैया 2005 में कांग्रेस में आए, उसके बाद कांग्रेस ने 3 सालों के बाद ही उनको विपक्ष का नेता बना दिया, विपक्षी दल का। उसके बाद 2013 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, पूरे 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। 2018 में जब पार्टी हार गई तो फिर सिद्धरमैया को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया, यानी विपक्ष का नेता बनाया गया। सारे मौके उनको दिए गए बहुत ही कम समय में, और ऐसे में दूसरों को मौका मिलना चाहिए। और एक कार्ड और डीके शिवकुमार का जो खेमा है वो खेलता हुआ नजर आ रहा है कि डीके शिवकुमार पुराने नेता हैं कांग्रेस के, बहुत सारे और पुराने नेता हैं, उनकी दावेदारी भी बनती है। और जहाँ तक सिद्धरमैया का सवाल है, तो सिद्धरमैया तो 2005 में ही कांग्रेस में शामिल हुए, उससे पहले वो जनता दल एस में थे। और ऐसे में जो बाहरी नेता हैं उनको वो सब कुछ मिल गया जो कम समय में किसी की उम्मीद कोई भी बड़ा नेता नहीं करता है। और ऐसे में उनको अब दूसरों को मौका देना चाहिए और 5 साल डीके शिवकुमार को देना चाहिए। उल्टा उन्होंने मुझसे पूछ दिया, डीके शिवकुमार के जो ये महासचिव हैं जो बहुत नज़दीक हैं मिलिंद धर्मसेन, कि आप बताइए कि इतने सालों से आप कर्नाटका में हैं, 2019 में जब डीके शिवकुमार को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त पार्टी बहुत ही बुरी हालत में थी, खेमेबाजी अपने बिल्कुल उसका कई खेमों में पार्टी बटी हुई थी, लेकिन डीके शिवकुमार ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया और जीत के कगार तक पहुंचाया। ऐसे में डीके शिवकुमार को 5 साल क्यों न दिया जाए? तो अब देखना है कि पार्टी आला कमान क्या फैसला लेता है। जी बिल्कुल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा पार्टी आला कमान को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए, अगली खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है।
दिल्ली सरकार ने सेक्रेटरी सर्विसेज आशीष मोरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि इस अधिकारी ने ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार का निर्देश नहीं माना और सरकार के निर्देश के बाद से न दफ्तर आए हैं और न ही फोन उठा रहे हैं। नाराज दिल्ली सरकार अपने सर्विस विभाग के सचिव आशीष मोरे से पूछ रही है कि उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। दिल्ली के सर्विस विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों के भीतर सौरभ भारद्वाज ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे की जगह दूसरे अफसर को नियुक्त करने के लिए फाइल लाने को कहा तो पहले तो ये अधिकारी सहमत हो गए, लेकिन बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल पेश नहीं की और बिना किसी सूचना के सचिवालय से चले गए। अधिकारी को लगातार फोन किया गया लेकिन जवाब नहीं दिया और फोन स्विच ऑफ कर लिया। अधिकारी के घर पर आधिकारिक नोट भेजा गया लेकिन घर पर होते हुए उन्होंने उसे रिसीव नहीं किया, इसलिए 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। हालांकि सरकार के मुताबिक कुछ ही अधिकारी हैं जो बात नहीं मान रहे, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर काम कर रहे हैं। ये स्थिति कम ही अधिकारियों की है। काफी सारे डिपार्टमेंट्स, मैं तो कहूंगी तकरीबन ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली सरकार के हैं, पूरी एफिशिएंसी के साथ और बेहतर एफिशिएंसी के साथ और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आदेश का पालन करते हुए अब अपना कार्य कर पूरा जो उनकी कार्यवाही है वो कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अफसरों को दंडित कर रही है। हर वो अफसर जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है उसको पनिश करने का इन्होंने नया तरीका ढूंढा है। जिस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल जो मैं सुबह मैडम मालिना की सुन रहा था कि अधिकारी अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दरअसल समस्या यह है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार मानती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज के बारे में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कर दी है तो इसे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसी समय से लागू हो जाना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से निकल के यही आ रहा है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय अपने मई 2015 के नोटिफिकेशन के बारे में कोई निर्देश नहीं देता, कोई फैसला नहीं करता, तब तक दिल्ली सरकार को थोड़ा इंतजार करना होगा। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला महाराष्ट्र के स्पीकर को सौंपा है और अब शिवसेना उद्धव गुट ने स्पीकर को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इस पर फैसला लेने के लिए अपील की है। वहीं स्पीकर का कहना है कि वो सभी चीजों की जानकारी लेकर ही इस मुद्दे पर अपना फैसला देंगे। सोमवार सुबह उद्धव गुट के विधायकों ने विधान भवन जाकर डिप्टी स्पीकर से मुलाकात की और 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में जल्द फैसला लेने की अपील की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कुल 16 विधायकों की अयोग्यता पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के पास छोड़ा है। जजमेंट की कॉपी जो है उसके साथ एक हमारा पत्र है उसमें, और हमने विनती की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शिवसेना के दोनों गुट अपनी जीत बताते रहे हैं। उद्धव कह चुके हैं कि अगर स्पीकर ने फैसले में देरी की तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन सोमवार को ही विदेश से लौटे महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। ये निर्णय निश्चित रूप से मैं जल्द से जल्द लेना चाहूंगा, लेकिन ये निर्णय लेते समय मुझे कानूनी जितने प्राविधान है, संवैधानिक जितने प्राविधान है, उन सब का पूरा विचार करना पड़ेगा, उन सब का पूरा पालन करना पड़ेगा और तभी निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय यदि 15 दिन में हो सकता है तो 15 दिन में लेंगे। निर्णय लेने में यदि ज़्यादा समय लगने वाला है तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन किसी भी दबाव के अंदर आकर मैं निर्णय नहीं लूंगा। उद्धव ठाकरे उम्मीद कर रहे हैं कि अगर 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो सरकार गिर सकती है, जबकि उनके ही साथी अजित पवार का मानना है कि मौजूदा सरकार को कोई खतरा नहीं है। मेरा जो स्टडी है, मैं 30-32 साल विधायक के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, वो देखते हुए 288 में विधायकों में 16 अगर कम भी हुए तो 272 रहते हैं
272 में उनके पास तो क्लियर मेजॉरिटी रहती है। हालांकि अगर एकनाथ शिंदे भी अयोग्य ठहरा दिए गए तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या तब भी बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब गेंद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के पाले में है और क्योंकि ये पूरा मामला बेहद पेचीदा है, ऐसे में 16 विधायकों के अयोग्यता के मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद ना के बराबर है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए जबरन वसूलने की साजिश थी और इसके लिए कई संदिग्धों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। समीर वानखेड़े के खिलाफ ये सीबीआई की एफआईआर है जो एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई थी। एनसीबी ने विजिलेंस रिपोर्ट 11 मई को सीबीआई को सौंपी थी। विजिलेंस जांच 25 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी। विजिलेंस जांच में एनसीबी के तत्कालीन मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, सुपरिटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस अफसर आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। दरअसल ड्रग्स तस्करी के चलते 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज में रेड हुई थी और इसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। शुरू से ही इस रेड को लेकर सवाल उठे तो इसको लेकर विजिलेंस जांच शुरू हुई। विजिलेंस जांच में पाया गया कि संदिग्धों की लिस्ट में शुरुआत में 27 नाम थे, लेकिन टीम ने उन्हें घटाकर 10 कर दिया। कई संदिग्धों को बिना कागजी कार्रवाई के जाने दिया गया। अरवाद नाम के शख्स के जूतों और जिप से नशीला पदार्थ मिला, लेकिन उसे लेकर दस्तावेज नहीं बनाए गए। अरवाज को चरस सप्लाई करने वाले सिद्धार्थ शाह को भी जाने दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह केवी गोसावी के वाहन में लाया गया। केवी गोसावी को एनसीबी के अधिकारी की तरह दिखाया गया। केवी गोसावी और उसकी सहयोगी संविले डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची। उसी मामले में फंसाने की धमकी दी और आखिरकार 18 करोड़ में डील हो गई। केवी गोसावी ने टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपया ले लिया। हालांकि बाद में इसमें से कुछ हिस्सा वापस कर दिया गया। समीर वानखेड़े के कहने पर केवी गोसावी ने आर्यन खान को एनसीबी अधिकारी बनकर ऑफिस में यहां से वहां खींचा और धमकाया। उसके साथ सेल्फी ली। समीर वानखेड़े अपनी विदेश यात्राओं के खर्च का सोर्स ठीक से नहीं बता पाए। जांच में ये बात सामने आई कि समीर वानखेड़े महंगी घड़ियों की खरीद फरोख्त में एक प्राइवेट शख्स के साथ शामिल थे। इस बारे में उन्होंने विभाग को नहीं बताया। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों ने अपने कर्तव्य और ड्यूटी को भूलकर आरोपियों से फायदा उठाने की कोशिश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है और 19 जगहों पर छापेमारी की है। इस मामले में आर्यन खान को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े से जुड़े हुए जिन मामलों की जांच कर रही है, वो जांच इशारा करती है कि समीर वानखेड़े उस वक्त एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। हालांकि इन आरोपों की पूरी जांच अब सीबीआई करेगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो अगर फ़ोन आपका कभी खो जाए या चोरी हो जाए तो एक खबर जानकारी नहीं आपके लिए है। सरकार ने अब ऐसे फ़ोन को पाने के लिए पूरे देश में नई व्यवस्था की है। सरकारी पोर्टल पर शिकायत के ज़रिए फ़ोन ब्लॉक, ट्रेसिंग और रिकवरी हो सकती है। 17 मई से देश भर में मुमकिन हो जाएगा। पहले ये सुविधा सिर्फ दिल्ली और मुंबई में मौजूद थी और इस मामले में केंद्रीय दूरसंचार विभाग ये संचार साथी पोर्टल की मदद ली जा सकती है।
और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।